अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके हाज़िर हुई हूँ। एहराम में मिस्र जाएं मगर वहाँ से कोई चीज़ अपने साथ ना लाएं, कहीं आपके साथ भी ऐसा ना हो जाए। पाल, ये क्या है? एवेलीन ने सुनहरे डब्बे के अंदर झांकते हुए बेताबी से पूछा। ये किसी अजनबी मिस्री पौधे के बीज हैं, ये कटे हुए। कहते हैं किसी अनजाने खौफ के साए पाल के चेहरे पे लहराने लगे। इस दौरान में एवेलीन ने वो बीज इस डिबिया से निकाल के अपनी गोरी हथेली पर रख लिए। ये तुम्हें कहाँ से मिले? एवेलीन ने शौक लहजे में पूछा। ये बहुत अजीब और खौफनाक कहानी है, इसे सुन के तुम डर जाओगी, पाल ने खोए हुए लहजे में जवाब दिया। इसके अंदाज ने एवेलीन के तजस्सुस को और तुम जानते हो मुझे खौफनाक कहानियाँ सुनना कितना पसंद है, जल्दी सुनाओ, इसने मासूम सा चेहरा बना के इसे प्यार भरे अंदाज में इस तरह देखते हुए कहा कि पाल के लिए इनकार करना मुमकिन ना रहा। मैं तुम्हें ख़बरदार कर रहा हूँ कि ये सब सुनकर तुम डर जाओगी, पाल ने हल्की सी मुस्कुराहट से इसकी तरफ देखते हुए कहा। मुझे सारी कहानी सुनाओ, मैं बिल्कुल भी खौफज़दा नहीं हूँ, वो लापरवाह अंदाज में सर को झटकते हुए बोली। अरे रुको, मुझे याद करने दो, ये कहते हुए पाल यूँ सोचने लगा जैसे माजी के अवराक पलट रहा हो। एवेलीन इसे यकटुक देखती रही। थोड़ी देर बाद पाल कहने लगा, ये इन दिनों की बात है जब मैं प्रोफेसर नील के साथ मिस्र की सयाहत को गया हुआ था। एक दिन हमारा गाइड हमें दोनों को एक पुराने मकबरे की सैर करवाने के लिए ले गया। तुम तो जानती ही हो मिस्र में तारीख़ का एक बहुत बड़ा ज़ख़ीरा है, वहाँ जाके वक्त का एहसास ख़त्म हो जाता है। थकावट, बोरियत वहाँ कोई मायने नहीं रखती। ये मकबरा दौराए सहरा के अंदर था। इस नीम तारीख मकबरे के अंदर कई गर्द आलूद राहदरियाँ और बरामदे बने हुए थे। हवा की आमदोरफ्त भी बहुत कम थी। हम इस तंग राहदरियों में फिरते रहे और दीवारों पर लिखी कदीम इबारतें पढ़ते रहे। जा बजा मम्मियों के ताबूत पड़े हुए थे। कहीं कहीं दीवारों में तबाख्चे बने हुए थे, इनमें भी सदियों पहले के ताबूत रखे हुए थे। मैं चंद ही घंटों बाद बुरी तरह थक गया। प्रोफेसर से वापस चलने को कहा मगर वो अभी वापस जाना नहीं चाहता था। अब मजबूरी ये थी कि मैं इसके बगैर वापस भी नहीं जा सकता था, क्योंकि हमारे पास एक ही गाइड था, इसलिए मैं वहाँ रुकने पे मजबूर था। जमाल जो हमारा गाइड था वो देख रहा था कि मैं थक चुका हूँ, इसलिए इसने मशवरा दिया कि किसी जगह ठहर कर कुछ आराम कर लिया जाए। खुद वो एक और गाइड का इंतज़ाम करने चला गया ताकि प्रोफेसर नील को इसके हवाले करके मुझे होटल वापस ले चले। हम एक खुली हॉल नुमा जगह पर बैठे अपने आप को महफूज ख्याल कर रहे थे। जमाल जल्दी आने का वादा करके चला गया। प्रोफेसर बैठ के अपने नोट्स लिखने लगे और मैं ज़मीन पर लेट गया। मुझे नींद महसूस हो रही थी। थोड़ी ही देर बाद अचानक किसी अनजाने ख़तरे के एहसास के तहत मेरी आँख खुल गई। मैं उठकर बैठ गया। मैंने देखा कि अब वहाँ बिल्कुल ही तन्हा था। जमाल जो जलती हुई मशल हमारे लिए छोड़ गया था वो अपनी जगह मौजूद और रोशन थी, मगर प्रोफेसर नील अपनी जगह से गायब थे। खौफ के एहसास ने मुझे घेर लिया। चंद लम्हों बाद मैं अपने हवास बहाल किए और आसपास का जायज़ा लेने लगा। अचानक मेरी नज़र कागज़ के एक टुकड़े पे पड़ी जो मेरे हेड पर पिन के साथ नित्थन किया गया था। इस पर मेरे लिए एक पैगाम लिखा गया था। तहरीर प्रोफेसर नील की थी। तुम आराम करो, मैं कुछ आगे अपनी तहकीक के सिलसिले में जा रहा हूँ। जमाल के आने तक मेरा इंतज़ार करो, मेरे पीछे मत आना। मैं अपना रास्ता खुद तलाश कर लूँगा। मैंने निशानी लगा दी है। फिर मेरे आने तक फ़िरौनों के ख्वाब देखो और मज़े करो। प्रोफेसर नील। पहले तो इस बूढ़े खपती प्रोफेसर के इस फेल पर मुझे हंसी आई, मगर थोड़ी देर बाद मैं इसके लिए फ़िक्रमंद होने लगा। कुछ देर बाद ये फ़िक्रमंदी परेशानी में बदलने लगी। जब काफ़ी देर गुजर गई तो मैंने उसके पीछे जाने का फ़ैसला किया। मुझे वहाँ एक मजबूत रस्सी नज़र आई जिसका एक सिरा एक पत्थर के साथ बंधा हुआ था और दूसरा सिरा किसी और राहदरी के अंदर गायब हो रहा था। मैं समझ गया कि ये प्रोफेसर ने इसी निशानी के मुतालिक लिखा है। अब वो इस रस्सी के सहारे आगे बढ़ जाएगा और फिर इसके साथ
साथ वापस आ जाएगा। मैं कतरे मुतमईन हो गया और जलती हुई मशाल उठा के इस रस्सी के साथ साथ चलने लगा। ये रस्सी मुख्तलिफ रास्तों से गुजरती मुड़ती और चली जा रही थी। हर मोड़ पे उम्मीद होती कि बूढ़ा प्रोफेसर यहीं कहीं किसी तारीखी चीज़ के साथ उलझा हुआ होगा, मगर रस्सी तो चलती ही चली जा रही थी। फिर अचानक रस्सी ख़त्म हो गई। मेरा दिल एकदम ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा, क्योंकि यहाँ भी प्रोफेसर कहीं नज़र नहीं आ रहा था। मैंने ज़मीन पे निगाह डाली, मगर कदमों के निशान भी वाज़े ना थे। मेरे दिमाग में एकदम ख़तरे की घंटी बजने लगी। मुझे यूँ लगा जैसे प्रोफेसर हमेशा के लिए खो गया है। मैंने कान लगा के गौर से सुना तो कहीं दूर से एक मध्यम सी आहट मेरे कानों से टकराई। मैंने ऊंची आवाज़ में प्रोफेसर को पुकारा तो दोबारा वही मध्यम सी आहट सुनाई दी। ये यकीनन प्रोफेसर नील था, जो रास्ता भटक चुका था। अब मैं वक्त ज़ाया नहीं कर सकता था। मैंने मशल वहाँ एक जगह लगाई ताकि वापसी का अंदाज़ा रहे और ख़ुद अपने सामने के रास्ते पर भागा। मैं पागलों की तरह भाग रहा था। मुझे अपने खो जाने की फ़िक्र ना थी। मुझे तो बस प्रोफेसर को तलाश करने की जुस्तजू थी। मैं इस आवाज़ के पीछे भाग रहा था। कई एक मोड़ मोड़ के जब मैं एक बड़े रास्ते पे पहुंचा तो एक जलती हुई मशल की रोशनी मेरी आंखों में पड़ी। वो प्रोफेसर नील नहीं ही था और मशल इसके हाथ में कपकपा रही थी। जल्दी करो, इस खौफनाक जगह से बाहर निकलो। मुझे देखते ही वो चीख उठा। उसके माथे पे पसीने के कतरे साफ देखे जा सकते थे। आओ, हम ज़्यादा दूर नहीं हैं, हम जल्दी बाहर पहुंच जाएंगे और फिर महफूज हो जाएंगे। मैंने इसे तसल्ली देते हुए कहा, मगर ये बात करते हुए मेरे अपने जिस्म में खौफ की एक सर्द लहर दौड़ गई। मैं प्रोफेसर को तलाश करने की कोशिश में खुद इन भूल भुलैयों का शिकार हो चुका था। काफ़ी देर की कोशिश के बाद भी वापसी का रास्ता ना मिल सका। मैंने बहुत कोशिश की कि भागते हुए जो निशान देखी थी उनको याद और तलाश कर सकूं, मगर कुछ भी हाथ ना आया। हर मोड़ पर गुमान होता क्या वो मशल नज़र आ जाएगी जिसे मैं अपने पीछे चलती हुई छोड़ आया था। कोई रोशनी नज़र नहीं आई। मैं ज़मीन पे झुककर कदमों के निशानात भी ढूंढ रहा था, मगर मायूसी के सिवा कुछ हाथ में नहीं आया। बस यही समझ में आया कि हम गलत रास्ते पर हैं। मैं अपनी जगह उठते हुए प्रोफेसर नील से बस यही कह पाया, हम राह खो चुके हैं। मुझे यह भी अंदाज़ा हो रहा था कि बाहर रोशनी ख़त्म होने वाली है और शाम होने के करीब है, मगर हम मकबरे के अंदर मौत के अंधेरों की तरफ बढ़ रहे थे। मुझे प्रोफेसर की भी फिक्र थी। मैंने सोचा शायद वो थक चुका होगा, मगर वो हैरान कुन तौर पे खामोश, पुरसुकून और तरोताज़ा था। मेरी तरफ देख के कहने लगा, यहाँ कहीं लोगों के कदमों के निशानात हैं। यकीनन वो यहाँ से गुज़र के बाहर गए हैं। आओ, इन निशानात का पीछा करते हैं। यह यकीनन हमें बाहर के रास्ते की तरफ ले जाएंगे। मुझे इसकी बात मुनासिब मालूम हुई और हम चलते रहे। अचानक एक जगह पे प्रोफेसर का पाँव किसी पत्थर पे गलत पड़ गया और वो ज़मीन पे गिर गया। इसके पाँव में बुरी तरह मोच आ गई। वो चलने फिरने से माजूर हो गया। वह शदीद दर्द से बुरी तरह कर्रा रहा था। मशल भी बस अब बुझने ही वाली थी। ये सब अलामतें दिल हिला देने वाली थी। हम दोनों यहाँ बुरी तरह फंस चुके थे। मैं दर्द से कर्राते हुए प्रोफेसर के पास ज़मीन पे बैठ गया। सारी उम्मीदें दम तोड़ती नज़र आ रही थी। मैं प्रोफेसर को तन्हा छोड़ के आगे भी नहीं जा सकता था। दफातन प्रोफेसर ने मुझे मुखातिब किया, पाल, तुम भी मेरे साथ यहाँ फंस गए हो। हम एक और कोशिश कर सकते हैं। मैंने कहीं पढ़ा था कि इस तरह एक पार्टी कहीं किसी मकबरे में फंस गई थी जैसे हम। उन्होंने आग की मदद से अपने आप को बचाया था। आग से? मैंने हैरतज़दा होकर पूछा। हाँ, उन्होंने आग जला के धुआं पैदा किया। धुआं आवाज़ और रोशनी से भी ज़्यादा दूर तक जाता है और गाइड फ़ौरन समझ जाते हैं कि कहीं कुछ अनहोनी हुई है और वो मदद को पहुंच जाते हैं। तुम भी आग जलाओ। इसका उठता धुआं देखकर हमारा गाइड जमाल भी हमें तलाश कर लेगा। मगर आग बगैर लकड़ी की कैसे जल सकती है? और वो यहाँ लकड़ी कहाँ? प्रोफेसर ने कुछ बोलने के बजाय मेरे पीछे एक ताक की तरफ इशारा किया। मैंने घूम के देखा तो शशतर रह गया। वहाँ दीवार में बने ताक में एक मम्मी का ताबूत रखा हुआ था।
सदियों पुराने खुश्क ताबूत ईंधन के तौर पे इस्तेमाल हो सकते थे। प्रोफेसर अजीब से लहजे में बोला तो मैंने आगे बढ़ के इस ताबूत को नीचे खींच लिया। मुझे गुमान था कि ये ताबूत खाली है, मगर वो एक धमाके से नीचे गिरा और टूटकर खुल गया। एक मम्मी लड़खड़ा कर बाहर आन गिरी। ये नज़ारा देख के मैं भौंचक्का रह गया। खौफ के मारे मेरे असाब तन गए। मैंने पलट के प्रोफेसर की तरफ देखा। उसको शायद इसकी उम्मीद थी, इसलिए वो कदरे पुरसुकून था। उसने मुझे दोबारा इशारा किया तो मैंने मम्मी को घसीट के एक तरफ किया और खाली ताबूत को अपनी मशल से आग दिखाई। जल्दी धुआं इन रास्तों पे फैलने लगा जो वहाँ से निकल रहे थे। जब मैं आग जला रहा था तो शायद प्रोफेसर अपनी तकलीफ़ और दर्द भूल गया था। उसने मम्मी को अपने पास घसीटा और इसकी सदियों पुरानी पट्टियाँ उधेड़ने शुरू हो गया और मुझसे कहने लगा, आओ मेरी मदद करो, मैं इस तारीख़ी ख़जाने को जो कदीम पट्टियों में लिपटा हुआ है सदियों बाद देखने वाला पहला इंसान होऊंगा। ये किसी औरत की मम्मी थी और मुझे लग रहा था कि हम कुछ ख़ास और नायाब कीमती चीज़ें दरियाफ़्त करने वाले हैं। इस दौरान में वो इस मम्मी की पट्टियाँ हटाता रहा। जूं जूं पट्टियाँ हट रही थी, पूरे माहौल में एक अजीब नागवार बू फैल रही थी। मैं गैर इरादी तौर पे प्रोफेसर की बात मान के इसका हाथ बटा रहा था, हालांकि मैं इस अनजान औरत की बोसीदा हड्डियों से बहुत खौफज़दा था। काम करते हुए मैं सोचकर हैरान हो रहा था कि इन पट्टियों में लिपटी एक काली बदसूरत चीज़ कभी हसीन और दिलकश औरत रही होगी। लंबी मखरूती गजाली आंखें वाली मिस्री हसीना। इसकी पट्टियों के अंदर से गिरते हुए मसालों की बू हमारी नाक में चढ़ रही थी। कुछ तारीख़ी कदीम सिक्के और नायाब कीमती ज़ेवरात भी इसकी मम्मी की पट्टियों से बरामद हुए। तकरीबन तमाम पट्टियाँ मम्मी के जिस्म से हट गईं। इसका छोटा सा गोल सा सर नज़र आने लगा, जिस पर अभी तक बालों की चंद लठें नज़र आ रही थी, जो बता रही थी कि इस सर पर कैसे शानदार बाल और रेशमी जुल्फ़ें रही होंगी। इसके सीने पर, जहाँ इसके दोनों हाथ बंधे हुए थे, मुझे एक अजीब सा उभार नज़र आया। कांपते हाथों से मैंने इसके सीने पे से पट्टियाँ उतारनी शुरू कर दी। थोड़ी ही देर बाद मुझे वहाँ छोटी सी एक सुनहरी डिबिया नज़र आई। अरे एवेलिन ज़ोर से चीखी और अपने हाथ में पकड़ी सुनहरी डिबिया को खौफ के मारे ज़मीन पे गिरा दिया। ओहो, इस गरीब मम्मी के तोहफे को यूं तो ना गिराओ ना, मैं अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाऊँगा। इस डिबिया को चुराने और इस मम्मी को आग लगाने के लिए पाल जल्दी से बोला, इसे जला दिया? और हाँ पाल, तुम्हारा क्या मतलब है? एवेलिन ने हैरत भरे लहजे में पूछा। मैं तुम्हें बताता हूँ, जब हम इस मम्मी के पट्टियाँ हटाने में मसरूफ़ थे तो वहाँ जलती आग धीमी पड़ने लगी। वो खुश्क ताबूत फ़ौरन ही जल गया। दूर से आती एक हल्की सी पुकार ने हमारी उम्मीदें जगा दी। ये आवाज़ सुनने में प्रोफेसर नील चिल्लाया, पाल आग को मज़ीद भड़काओ, जमाल हमें तलाश करता हुआ आ रहा है। धुएं को कम ना होने देना, वरना हम हमेशा के लिए खो जाएंगे। मगर अब हमारे पास मज़ीद कोई लकड़ी नहीं थी। ताबूत छोटा सा था और वो सारा जल चुका था। मैंने जवाब दिया। प्रोफेसर नील ने अपना ऊपरी लिबास उतारा और इसे बुझती हुई आग के ऊपर रख दिया। मैंने भी यही अमल किया। एक लम्हे के लिए तो आग भड़की, मगर ये कपड़े फ़ौरन ही जलकर खाकस्तर हो गए। इनसे कोई धुआं ना उठ रहा। प्रोफेसर नील ने चलना में आसपास देखा, फिर एकदम इसकी आंखें चमकने लगीं। इसने मम्मी की तरफ देखते हुए मुझे हुक्म दिया, इसको जला दो। प्रोफेसर की बात सुन के मैं हक्का बक्का रह गया और इसकी तरफ हैरत से देखते हुए पूछा, क्या इस मम्मी को जला दूँ? हाँ, ये चंद बोसीदा हड्डियाँ हमें ज़िंदगी दे सकती हैं, तो इनको जलाने में कोई हर्ज नहीं। मैंने फ़ौरन इसके हुक्म की तामील की। आग का एक भपका सा उठा और जलती हुई मम्मी से उठता हुआ धुआं बादलों की सूरत तंग रास्तों की तरफ बढ़ा। इसकी बू और कसाफत की वजह से हमारा भी दम घुटने लगा। मेरे दिमाग पे गुबार छाने लगा और आँखों के सामने तारे नाचने लगे। हवा में लोगों की अजीब हेवले नज़र आने लगे। मैं बेहोश हो रहा था। एवेलिन ने गहरी सांस भरी और रान बी को अपनी हथेलियों पर रख कर यूँ देखने लगी जैसे इनकी बू इसे तंग कर रही हो। पाल का चेहरा अपनी कहानी के जोश से तमतमा रहा था। इसकी काली आंखें चमक रही थी। वो कहका लगाते हुए दोबारा कहने लगा, फिर जमाल ने इस धुएं की मदद से हमें तलाश करके वहाँ से निकाल लिया। इसके बाद हम दोनों ने
दोबारा किसी मकबरे की सैर करने से तौबा कर ली। मगर वो डिबिया तुम इसे अपने साथ कैसे लेके आए? एवलीन ने पूछा। प्रोफेसर नील ने दूसरी तमाम चीज़ें अपने पास रख ली। ये डिबिया मैंने इससे ले ली। मगर तुमने तो कहा कि ये सुर्ख बीज नुकसानदा हैं। एवलीन की दिलचस्पी में इस कहानी में बढ़ गई और इसका तजस्सुस इसके चेहरे से जाहिर हो रहा था। प्रोफेसर नील ने बाद में इस मम्मी के मुतालिक जो तहकीकात की, इसके मुताबिक और मम्मी के साथ मिलने वाली पेपर्स के टुकड़ों पे लिखी तहरीर से मालूम हुआ कि ये औरत अपने ज़माने की मशहूर शायरा थी। इसने बद्दुआ की थी कि जो कोई इसके आराम में खलल डालेगा वो ज़िंदा नहीं बचेगा। मुझे इस बद्दुआ पे यकीन नहीं है। कहते हैं ये हमें कोई नुकसान पहुंचा सकती है, मगर ये हकीकत है कि इस दिन के बाद से नील कभी पुरसुकून नहीं रहा। वो इस चोट से भी अभी तक सेहतियाब नहीं हुआ जो इस मकबरे में फिसलने के बायस इसकी टांग पे लगी थी। मैं तो हम पर यकीन नहीं रखता, मगर ये मम्मी आज भी मुझे ख्वाब में आके डराती। इन अल्फाज के बाद खामोशी का एक तवील वक्फा आया। पाल कुछ सोचता रहा और एवलीन को देखती रही। फिर इसने मुस्कुराते हुए इन बीजों की तरफ देखा और कहने लगे, तुम इन बीजों को ज़मीन में बो क्यों नहीं देते? देखते हैं इस पर फूल उगते हैं या नहीं। मुझे नहीं लगता एक मम्मी के सीने पर सदियों एक मकबरे में बंद रहने के बाद उग सकेंगे। पाल धीमे लहजे में बोला। मुझे कोशिश करने दो। मैंने एक मज़मून में पढ़ा है कि इस तरह एक मम्मी के ताबूत से मिलने वाली गंदुम आजकल के ज़माने में उगाई जा चुकी है। अगर ये सच है तो फिर ये खूबसूरत बीज क्यों नहीं उग सकते? मैं उन्हें उगता हुआ देखना चाहती हूँ। मुझे क्या इजाज़त है? अवलीन के लहजे में इल्तिजा थी। नहीं, मैं इसे बेकार की मुशक्क़त समझता हूँ। मुझे इस मामले में बहुत तशवीश है और मैं किसी मामले में नहीं पढ़ना चाहता। हो सकता है ये जहरीले हों या इनमें कोई शैतानी या जादुई कुव्वत हो। शायद इसी वजह से इस मम्मी ने इस मकबरे में भी अपने इस कदर करीब और इतनी हिफाजत से रखा हुआ है। पाल के लहजे में हल्का सा खौफ था। तुम तो परस्त बनते जा रहे हो। मुझे तुम्हारी बातों पे हंसी आ रही है। मुझे तजुर्बा करने के लिए सिर्फ एक बीज दे दो। एवलीन ज़िद कर रही थी, मगर पाल ऐसा कोई तजुर्बा नहीं चाहता था। इसने एकदम एवलीन की हथेली पर रखे वो बीज हाथ मार के आतिशदान में जलती आग में फेंक दिए और नरमी से कहने लगा, मैं तुम्हें जादूगरनी के मंत्र से खेलने की इजाज़त नहीं दे सकता। तुम खुद ही काफ़ी खूबसूरत हो, इसलिए इन बीजों को भूल जाओ। एवलीन ने तेवर चढ़ा के इसकी तरफ देखा, फिर मुस्कुराते हुए पाल के बाजुओं में समा गई। 3 माह बाद पाल और एवलीन की शादी तय पा गई। शादी वाले दिन सुबह सवेरे पाल एवलीन के पास पहुंचा। इसे देखते ही जोश भरे लहजे में बोला, एवलीन, मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ है। और मेरे पास भी तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ है, वो भी मुस्कुराते हुए बोली। मगर पाल इसका कमज़ोर और जर्द चेहरा देख के कुछ परेशान हो गया। एवलीन पहले की निस्बत ज़्यादा कमज़ोर और कुछ बीमार नज़र आ रही थी। क्या बात है, तुम ठीक तो हो ना? पाल ने परेशान होते हुए पूछा। कुछ नहीं, बस थोड़ी सी थकावट हो गई है और हल्का सा बुखार भी है। शायद तुमने शादी की तैयारी को ज़्यादा ही सर पे चढ़ा लिया है। परेशान मत हो, कुछ दिन के आराम से तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। पाल इसे तसल्ली देता हुआ बोला। फिर कुछ लम्हों के वक्फे के बाद बोला, क्या तुम्हें मेरा सरप्राइज़ जानने का इश्तियाक नहीं है? क्यों नहीं, बताओ ना। एवलीन पूछने लगी। तुम्हें वो सुर्ख बीज याद है जो मुझे एक मम्मी के सीने पे मकबरे के अंदर मिला थे और जिन्हें तुम बोकर फूल उगाना चाहती थी और मैंने उन्हें आग में फेंक दिया था? पाल इसे याद करवाने लगा। हाँ, मुझे याद है। एवलीन की आंखें चमकने लगी। उनमें से एक बीज शायद किसी तरह बच गया था। वो मुझे बाद में कालीन में पड़ा मिल गया। मैंने वो बीज प्रोफेसर नील के पास भेज दिया। आज ही मुझे प्रोफेसर नील ने इसके मुतालिक इत्तला भेजी है। क्या? एवलीन जोश भरे लहजे में पूछने लगी। प्रोफेसर ने बताया कि इस बीज में से पौधा निकल आया है, कोपली फूट रही हैं और अब इसमें एक कली भी लग गई है। उम्मीद है चंद रोज़ों में फूल खिल जाएगा। इसके बाद वो इस पर तहकीकात करके मुझे इसका नाम और हस्ब व नसब बताएगा। इस तफसील के बाद मैं बहुत ज़्यादा मुतजस्सुस हो गया हूँ इसे देखने की।
लिए बेताब हूँ। पाल की ये बात सुनकर एवेलिन अजीब अंदाज में मुस्कुराते हुए बोली, तुम्हें इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें वो फूल दिखा सकती हूँ। कहाँ? इसकी बात सुन के पाल हैरत से उछल पड़ा। एवेलिन ने इसका हाथ थामा और इसे अपने साथ अकबी बागीचे ले गई, जहाँ सूरज की सुनहरी रोशनी में खड़ा वो अजनबी पौधा बहुत शानदार नज़र आ रहा था। इसके गहरे सब्ज़ पत्ते थे, तरना अर्गवानी रंग का, और इसके ऐन दरमियान में एक सफ़ेद बड़ा फूल खिला हुआ था। हैरत अंगेज़ तौर पे इस फूल की शक्ल किसी सांप के खुले हुए फन जैसी थी, और इसके अंदर मरकज़ी किरमिजी रंग की ज़बान जैसे कांटे थे। पत्तों पे शबनम के कतरे जैसे धब्बे नज़र आ रहे थे। एक अजीब गैर अर्जी फूल, क्या इसमें कोई खुशबू भी है? पाल इस फूल को हैरत से देखते हुए बोला, बिल्कुल भी नहीं। इसकी इसी बात ने मुझे मायूस किया, क्योंकि मुझे खुशबू अच्छी लगती है। एवेलिन प्यार से इस पौधे के सब पत्तों पे हाथ फेरते हुए बोली, जो इसके हाथ के लम्स से थरथरा रही थीं। पाल ने देखा तने का अर्गवानी रंग मज़ीद गहरा हो चला था। ये तुमने कैसे उगा लिया? एकदम पाल को कुछ याद आया तो बेताबी से पूछने लगा। जब तुमने वो बीज आग में फेंका तो उनमें से 2 कालीन पे गिर गए। उनमें से एक बाद में तलाश करने पे मुझे मिल गया। मैंने इसको मिट्टी में दबा दिया, रोज़ाना पानी दिया, देखभाल की। मैं ये देख के हैरान रह गई। जल्दी एक पौधे ने ज़मीन से सर निकाल लिया। मैंने किसी को इसके मुतालिक नहीं बताया, क्योंकि मैं तुम्हें बता के हैरान कर देना चाहती थी। ये पौधा तेज़ी से बढ़ रहा है। आज इस पर फूल खिला है। ये सफ़ेद रंग का फूल है। तुम तो जानते हो सफ़ेद रंग मुझे कितना पसंद है। मैं इसे संभाल के रखूँगी। पाल ने हैरत से इसकी तरफ देखा और फिर फूल को देखते हुए बोला, ये सफ़ेद रंग का तो है, लेकिन देखो कैसा शैतानी और आसेबी नज़र आता है। जब तक प्रोफेसर नील हमें इसके मुतालिक नहीं बताता, इस वक्त तक हमें इंतज़ार करना चाहिए। पाल इसका हाथ थाम कर इसे बागीचे से बाहर ले आया। एवेलिन का हाथ इसे मामूल से ज़्यादा सर्द महसूस हुआ, मगर जब रात को वो दुल्हन बनने के लिए तैयार हुई तो वो किसी अनार के फूल की तरह धमक रही थी। इसके चेहरे का पिलाहट कहीं गायब हो चुकी थी। इसकी आंखों में चमकती लब आतिशी थे। इसकी पुरानी दिलकशी लौट आई थी। दुल्हन के सफ़ेद लिबास और महीन नकाब के नीचे वो गैर अर्जी हुस्न का शाकार नज़र आ रही थी। शादी की सारी रस्में पूरी हो गईं। पाल अपनी मोहब्बत को पाकर दुनिया का खुश नसीब इंसान समझ रहा था। इन वजदान आफरीन लम्हात में जब इसने दुल्हन का हाथ थामा तो अपनी तमामतर दिलकशी के बावजूद इसे वो यख ठंडा महसूस हुआ। इसकी आंखों में कितनी अजीब चमक थी, जो इसे हसरत से देख रही थी। जब आखिरी मेहमान भी रुखसत हो गया और एवेलिन अपनी उरूसी कमरे में पाल का इंतज़ार कर रही तो पाल ने एक अंगड़ाई लेते हुए दिन भर की थकान उतारने की कोशिश की और मुस्तकबिल के सुहाने सपने आंखों में सजाए कमरे की तरफ कदम बढ़ाए। ऐन इसी वक्त एक मुलाजिम ने इसे आवाज़ देख के रोक लिया। पाल ने चौंके मुलाजिम की तरफ देखा, जिसके हाथ में एक खत था जिसमें जली हुर्फों में लिखा था, फौरी तवज्जो। पाल ने वो लिफाफा पकड़ लिया और करीबी सोफे पे बैठ के जल्दी जल्दी से खोलने लगा। ये ख़त प्रोफेसर नील के एक दोस्त की तरफ से था। इसमें लिखा था, जनाब, बेचारे प्रोफेसर नील 2 दिन पहले मर गया। जब ये वाक़या इस वक्त वो क्लब में मेरे साथ था और इसके आखिरी अल्फाज ये थे, पाल से कहना वो मम्मी की बद्दुआ का पीछा कर रही है। मैं इस मोहलिक फूल की वजह से मर रहा हूँ। प्रोफेसर नील के दोस्त ने मज़ीद लिखा, जनाब, इसकी मौत की हालत बहुत अजीब थी। जैसे कि इसने हमें बताया, वो एक नामालूम पौधे पे तहकीकात कर रहा था। इस शाम वो हमें ये वो फूल दिखाना चाहता था, मगर दीगर मसरूफियात में इसका वक्त ही ना मिला। प्रोफेसर ने हमें बताया कि ये फूल सफ़ेद रंग का है, जो किसी नाग के फन से मिलता जुलता है। इस पर पीले चमकते धब्बे हैं। ये धीरे धीरे अपना चमकता हुआ अर्गवानी रंग बदल देता है। इसकी पत्तियां यूं दिखाई देती हैं जैसे उन पर खून छिड़का गया हो। प्रोफेसर नील रोज़ बरोज़ कमज़ोर होते जा रहे थे और इसका रंग भी पीला पड़ता जा रहा था, मगर वो अपने मामूल के काम सर अंजाम दे रहे थे। इस रात भी, जिस रात का ये वाक़या है, वो हमें अपनी तहकीक के मुतालिक बता रहा था। बात करते करते वो अचानक अपनी कुर्सी से यूं नीचे गिरा जैसे इसके दिमाग की नस फट गई हो।
हम सब ने मिलकर जल्दी जल्दी इसे घर पहुंचाया और डॉक्टर को बुला भेजा। घर पहुंचते ही वो होश में आ चुका था। इस दौरान में इसने मुझे वो पैगाम दिया जो मैंने ऊपर तहरीर किया। डॉक्टर के पहुंचने से पहले ही वो इंतकाल कर गया। मरते हुए भी वो काफ़ी इज्जत में बड़बड़ा रहा था, मम्मी एहराम मिस्र, नाग, मोहलिक बद्दुआ। वो अरवानी धब्बे जो फूल पर थे वो इसकी मौत के बाद इसके जिस्म पे नमूदार हो गए। इसका पूरा जिस्म सूखे पत्ते की मानंद लरस रहा था। मेरी ख्वाहिश पर इस पुरस्कार फूल का मुआयना किया गया तो इसमें से हमें एक निहायत मोहलिक जहर के असरात मिले जो कदीम मिस्री जादूगर इस्तेमाल करते थे। ये पौधा आहिस्ता आहिस्ता इसकी जान ले लेता है जो इसकी काश्त करता है। ये फूल जो महज 2 या 3 घंटे के लिए खिलता है वो इंसान को या तो पागल कर देता है या फिर मार देता है। ये पढ़ते हुए कागज़ पाल के हाथ से गिर गया। इससे आगे ना पढ़ा गया। वो तेज़ी से उठा, इस कमरे की तरफ भागा जहाँ इसकी नौबिहाता हसीन दुल्हन इसका इंतज़ार कर रही थी। जब वो कमरे में दाखिल हुआ तो दरवाजे ही पे ठिठक के रुक गया। एवेलिन बैठे बैठे बिस्तर पे गिर गई तो वो बेहिस हरकत थी। इसका आधा चेहरा पर्दे के साए में था जो मसेरी के ऊपर तना हुआ था। एवेलिन उठो, मेरी बात सुनो, क्या वो फूल आज खिला था? पाल ने करीब जाते हुए बेताबी से पूछा। एवेलिन ने कोई जवाब ना दिया, मगर अब इसे जवाब देने की कोई ज़रूरत नहीं थी। पाल खुद ही सब कुछ समझ गया। वहाँ इसे वो आसाबी फूल नज़र आ रहा था जिसकी सफ़ेद पत्तियाँ बिस्तर पे बिखरी हुई थीं। इसके जिस्म पर शबनम की सफ़ेद पत्तियाँ बिस्तर पे बिखरी हुई थीं। धब्बे यूँ नज़र आ रहे जैसे ताज़ा खून के कतरे। पाल ने घबरा कर अपनी दुल्हन की तरफ देखा जिसका चेहरा पहले से ज़्यादा पीला था। वो हसीन चेहरा जो चंद घंटे कबल इसके दिल को गुदगुदा रहा था अब इसके सामने यूँ पड़ा था जैसे सदियों पुराना हो। वो फूल इसकी ज़िंदगी को पी गया था। इसकी आंखों में कोई पहचान ना थी, लबों पे कोई लफ्ज़ ना था, हाथ में कोई जुम्बिश ना थी, सिर्फ धीमी धीमी सांसें, रुकती रुकी नब्ज़ और आंखें बता रही थी कि वो भी ज़िंदा है। वो वहम और मारवाई खौफ जिसका वो मजाक उड़ाया करती थी वो सच साबित हुआ था। सदियों पुरानी बदुआ अपना रंग दिखा रही थी। इसने अपने हाथों में खुशियों का खात्मा कर लिया था। अब मौत ही इसका अंजाम थी। इसके बाद अपनी पूरी ज़िंदगी पाल ने तन्हाई में गुजार दी। मोहब्बत इसकी ज़िंदगी से रूठ गई थी। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। आपकी दुआओं की तलबगार।